आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। अश्विन बुरे गुड मॉर्निंग भाई। वंदना गुड मॉर्निंग। आयुष हेलो। अश्विन बुरे गुड। जल्दी से आ जाओ भाई सारे के सारे। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आ गया क्या नहीं आया ये बताओ। आज नंबर सिस्टम जो चैप्टर है अपना खत्म हो जाएगा। तो आज सबसे पहले ये बताओ कि अभी तक जो समझाया है वो समझ में आ गया या नहीं। नंबर सिस्टम आज खत्म कर देंगे भाई। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो अपना आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो करवाया है वो समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ। जल्दी बताओ भाई, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई। अब है ना, बच्चे आ चुके हैं, बाकी थोड़े थोड़े आ जाएंगे धीरे धीरे। कुछ ऑफलाइन भी हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं क्योंकि इस टाइम पर कॉलेज होता है ना, इसलिए। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें सिर्फ दो ही या एक या दो ही बच्चे मतलब एक्टिव थे। तो वो शायद आपने देख ली होगी क्योंकि अभी 2 दिन का गैप था, छुट्टी थी, तो देख भी ली होगी आपने। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर जो है ना वो कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज है ना इसी के बेसिस पे मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल भी करवाए थे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है अपनी बुक में भी है। तो उस बुक में जो अपनी बुक में जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 8 की पावर 20 15 की पावर 24 और 17 की पावर 15 है। तो उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। हमने क्या पढ़ा था? देखिए, हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसको ऐसे जितने भी प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं इनको। जो ये संख्याएं हमें दे रखी हैं, चाहे कुछ भी संख्या होती, उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे भाई? देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए भाई, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख दिया। इन इसकी पावर जो आ गई 20 मल्टीप्लाई 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो मैंने यहाँ पर 3 × 5 लिखा। और इसकी जो पावर है वो 24 है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई। अब आगे इसको खोलते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अगर 2 की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो इसकी जो मतलब होता है वो 2 की पावर m इंटू n होता है। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी। तो इससे प्रॉपर्टी से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 × 20 मतलब 2 की पावर 60 इंटू 3 को देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़वाई थी आपको, a इंटू बी। अगर उसकी पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी। तो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 24 और 5 की पावर 24। ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी आपको, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आगे तो हमारे पास सिंपल है 17 की पावर 15। इसको हमने ऐसे कैसे रख दिया। अब देखिए भाई, हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो भाई देखिए, अगर ये पूछता टोटल कितने फैक्टर हैं तो हम क्या करते? अगर टोटल फैक्टर पूछता तो हमने क्या पढ़ा था भाई? टोटल फैक्टर के लिए हमने पढ़ा था कि इनकी जो पावर है उसमें एक जोड़ो। तो 60 + 1 इंटू 24 + 1 इंटू 24 + 1 इंटू 15 + 1, यही तो होता टोटल फैक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल फैक्टर नहीं पूछे, यहाँ पर पूछे हैं प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो भाई ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर तो हैं। 2 की पावर 60, 3 की पावर 24, तो ये 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 5 क्या है? प्राइम है। 17 क्या है? प्राइम है। तो यहाँ पर ये सिर्फ प्राइम नंबर ही पूछे हैं, प्राइम फैक्टर ही पूछे हैं। तो इनके अलावा कोई और फैक्टर आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कितना है, इनको जोड़ो सिंपल। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने होंगे भाई? तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इनको जोड़ दो बस। तो यहाँ पर कितने पावर देखिए,
यहाँ पर 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये है हमारे प्राइम फैक्टर। इनको जोड़ दोगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई 48, तो ये हो जाएगा 108 और 5 113 और 10 23, 123 जो है वो हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो ये है हमारा राइट आंसर। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, एक सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर ये जो प्राइम फैक्टर हैं और टोटल फैक्टर हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो भाई देखो, एक बार मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको ये चीज़ कि मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि भाई देखिए, मैंने आपको ये बोला कि 20 के टोटल फैक्टर बताओ और प्राइम फैक्टर बनाओ। तो आप क्या करोगे, 20 को आप लिखोगे 5 × 4, तो सही बात है। अब 5 × 4 को और तोड़ोगे आप तो 5 × 2 की पावर 2, तो यही तो होंगे। अब इसके टोटल फैक्टर आप निकालोगे तो क्या बनेंगे, तो टोटल जो फैक्टर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पर 1 + 1 करोगे आप और यहाँ पर 2 + 1 करोगे, तो टोटल जो फैक्टर बनेंगे यहाँ पर 2 × 3, तो यहाँ पर हमारे 6 फैक्टर बनेंगे। अब हम इनको लिख भी लेते हैं भाई कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए भाई 20 है ना भाई, तो 20 के 6 फैक्टर कौन से बनेंगे, तो 20 के 6 फैक्टर ये बनेंगे भाई। पहला तो बनेगा 1 × 20, ठीक है भाई। अगला क्या बनेगा 2 × 10, अगला क्या बनेगा 4 × 5, अगला क्या बनेगा 5 × 4, उससे अगला क्या बनेगा 5 × 4, उससे अगला क्या बनेगा 10 × 2, उससे अगला क्या बनेगा 20 × 1। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर हो गए टोटल। लेकिन इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भाई अपने मुझे ये सिर्फ इतना बताओ कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो हम क्या करते भाई, प्राइम फैक्टर के लिए हम सिंपल सी बात है, जितने भी प्राइम है, एक फैक्टर तो 5 की पावर 1 है तो एक फैक्टर ये होता और 2 की पावर क्या है 2, दो फैक्टर यहाँ पर होते। तो टोटल कितने फैक्टर होते, सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते जो कि प्राइम फैक्टर होते। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। आ गया समझ में, नहीं आया बताओ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर तो 5 और 2 की पावर 2 ही है, तो मतलब कि सीधी सी बात है 5 × 2 × 2, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 ही तो हुए प्राइम फैक्टर, इनके अलावा थोड़ी ना कोई प्राइम फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है कि प्राइम फैक्टर क्या है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, उनमें ये फ़र्क है भाई। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया, आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा है, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसने इस क्वेश्चन को है ना गलती करोगे आप, अगर आप आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती करोगे। गलती क्या करोगे, देखिए भाई इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये पैसा देता है, मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास में R स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट जितने स्टूडेंट हैं उतने पैसे दे देता है। तो टोटल मान लीजिए R स्टूडेंट थे तो R ही रुपए देंगे, R ही रुपए देंगे ना। लेकिन यहाँ पर रुपए नहीं पैसे बोले हैं, तो कोई बात नहीं, मैं पैसे में कैलकुलेशन कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक कक्षा में R विद्यार्थी थे और उतने ही पैसे देते, तो R ही पैसे दिए, तो टोटल कितने पैसे दिए। तो यहाँ पर हमें बोला है कि भाई जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतना हो चुका है हमारा, शिक्षक ने मिलाए 13 रुपये। तो भाई R विद्यार्थी थे, R पैसे दिए प्लस शिक्षक ने मिलाए 13 रुपये। तो भाई 13 रुपये को हम पैसे में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे पैसे में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि एक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है, तो यहाँ पर 1300 पैसे हो गए भाई। और वो कितने के बराबर हो जाता है, वो हो जाता है 49 रुपये के बराबर, मतलब कि 4900 पैसों के बराबर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमने मान लीजिए संख्या मानी R,
तो पैसे भी कितने देंगे, वो आर ही तो देंगे। तो आर विद्यार्थी है, आर ही पैसे देंगे, तो आर गुणा में आर, इतने ही तो टोटल पैसे हमें मिले। और उसके बाद में शिक्षक ने दिए 13 रुपये, तो 13 रुपये को हम लिखते हैं 1300 पैसे। टोटल हमारे पास में हो गए 49 रुपये, तो ये हो गए हमारे पास में 4900 पैसे। अब सोल्व कर लो भाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये सेट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 पैसे, और आर की वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमारे पास स्टूडेंट जो कितने थे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो हमारे पास 60 विद्यार्थी थे और सभी ने 60-60 पैसे दिए हैं भाई। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको करेंगे आराम से। देखिए भाई, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ मतलब उसके पास में गाय है। तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आता है। तो मुर्गी के कितनी टांग होती है भाई, ये मान लो ऐसी मुर्गी होती है तो 2 टांग होते हैं उसकी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और जो अपनी जो गाय होगी उसके मान लीजिए सींग हो गए उसके। ठीक है, ये मतलब समझ जाना, मेरी पेंटिंग थोड़ी सी की लाजवाब है, तो थोड़ा सा सीरियस मत हो जाना। ठीक है भाई, एक टांग इसकी ये हो जाएगी, एक इसकी ये हो जाएगी। पूछ तो बना दे इसकी, पूछ नहीं बनाई थी भाई। ठीक है, ये 4 टांगे इसकी होगी भाई। तो गाय की होती हैं 4 टांगे और मुर्गियों की होती हैं 2 टांगे। तो यहाँ पर 2 टांगे हमें पता है, यहाँ पर हमें 4 टांगे पता है। लेकिन अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सोल्व करूँगा मैं आपको, जो बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर लेना। देखिए पहला तरीका, अब हमें एक बात पता है कि यहाँ पर 2 टांगे हैं, यहाँ पर 4 टांगे हैं। तो यार इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2 टांगे यहाँ पर है तो 2 टांगे यहाँ पर भी हमेशा होंगी। मतलब यहाँ पर तो फालतू ही है, 2 तो होंगी ही होंगी। उसके अलावा कितनी है, उसके अलावा 2 और हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात ये है, आयुष ने जवाब दिया है 60। चलो देखते हैं क्या आता है। 2 जो है ना वो तो टांगे इसकी होंगी ही होंगी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उनको छोड़ दें। तो अब एक काम करते हैं कि भाई देखिए, पहला मैं करता हूँ, पैरों की संख्या जो है ना 140 है और सिर कितने 48। तो मान लीजिए इस गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर 48 हैं। तो 48 हैं और दोनों के 2-2 पैर तो हैं ही। तो भाई तो हमारे पास में क्या है, टोटल पशु हैं। और इसके भी 2 पैर हैं और इसके भी 2 पैर हैं। 2 पैर तो कम से कम सभी के हैं। तो टोटल पैर कितने होंगे, 48 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 96 आंसर आएगा। तो मतलब 96 पैर तो कम से कम होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई 2 पैर इसके भी हैं और 2 इसके भी हैं। अब 96 पैर का काम खत्म हो गया भाई। अब क्या बचा है, अब देखिए हमारे पास में तो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है, लेकिन हमारे पास तो 96 ही पैर आए हैं। मतलब कि जो 140 पैर थे ना भाई, जो 144 पैर थे हमारे पास में, उसमें से 96 पैर आप कर दो माइनस। तो अगर 96 पैर माइनस करोगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेंगे 44 पैर एक्स्ट्रा। तो भाई ये 44 पैर जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं भाई, ये जो 2 पैर बचे हुए थे ना एक्स्ट्रा, 2 पैर जो गाय के एक्स्ट्रा बचे हुए थे ना, तो यहाँ से आए हैं अपने 44 पैर। तो भाई 2 पैर हमारे एक्स्ट्रा थे, तो इसको कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई देख लीजिए भाई, यहाँ पर 2 पैर हमारे पास में क्या थे, एक्स्ट्रा थे। 2 पैर हमारे पास में एक्स्ट्रा थे, तो यहाँ पर 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से मान लीजिए 44 पैर थे, तो कितनी गाय होंगी, गाय होंगी भाई 22, क्योंकि एक गाय के होते हैं 2 पैर और हमारे पास हैं 44 पैर। तो क्या होंगे भाई, हमारे पास में होंगी 22 जो है गाय हैं, और बाकी बचे हुए क्या होंगे, वो हमारे पास में मुर्गा या मुर्गी जो भी था ना, मुर्गियाँ वो होंगी। तो गाय पूछी थी, तो भाई 22 तो हमारे पास में क्या है, 22 तो हमारे पास में गाय है। तो टोटल कितने थे, 48 सर थे। तो 48 में से अगर आप 22 कम कर दोगे तो 26 क्या है हमारे पास में, मुर्गियाँ हैं भाई। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। पहला तरीका ये आपका पहला तरीका है। आई थिंक समझ में आया होगा, आसान तरीका था ये। आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरा तरीका देखो भाई, सेकंड तरीका भी बेस्ट है। सबसे ज़्यादा आप अप्रोच करोगे ना तो सेकंड तरीके पे करना, इससे जो है ना आपके एक माइंड में और भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वो क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का एक स्पेशल चैप्टर भी आएगा,
तब भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ज़्यादा डीपली मतलब इसी को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आप कर पाओगे। एलिगेशन को समझ लीजिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, समझ जाइएगा। देखिए भाई, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, गाय हैं, उनके पास सिर कितने हैं, 48 हैं, और पैरों की संख्या 140 है। अब देखो, सिर से हमें मतलब अभी के लिए नहीं रखना है, क्योंकि सिर से हमें पता नहीं लगेगा कि कितनी गाय है और कितनी मुर्गियां हैं, लेकिन पैरों से तो पता लग सकता है। तो हम एक काम करते हैं, देखो हमें पता है कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के होते हैं 4 पैर। थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि भाई देखिए, एक बार समझना बात को, ये तो है मान लीजिए मुर्गियां, ये तो अपनी मुर्गियां हैं और ये अपनी गाय हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये माना कि भाई मुर्गियां जो है ना, 1% के लिए मान लीजिए सारी की सारी मुर्गियां ही हैं, गाय तो है ही नहीं। तो मुर्गियां अगर सारी होंगी तो 48 सिर है मुर्गियों की, तो पैर कितने होंगे, तो मुर्गियों के पैर होंगे 96, क्योंकि 48 मुर्गियां थी तो पैर कितने होंगे, 96। अब मैं क्या मानूंगा कि चलो मान लिया सारी की सारी क्या है, गाय है। भाई सारी की सारी क्या है, गाय है, तो सिर हमारे पास गाय होगी 48 होंगे, तो पैर कितने होंगे, तो बताओ भाई पैर कितने होंगे, तो क्या 182 नहीं होंगे, है भाई, बताओ भाई। 192 मुर्गी मतलब पैर हो जाएंगे गाय के, ठीक है, डबल करेंगे ना 192 हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास में मुर्गियां आ चुकी हैं और गाय आ चुकी हैं। अगर सिर्फ मुर्गियां होती तो 96 पैर होते, सिर्फ गाय होती तो 192 पैर होते, लेकिन यहाँ तो कंबाइन है मेरे भाई। तो कंबाइन कितने हैं पैर हैं भाई, 140। तो भाई कोई बात नहीं, 140 लिख देंगे हम, तो यहाँ पर लिख दो 140। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये होता है अपना एलिगेशन। सारा मान लिया हमने, अब क्या है, अब माइनस कर दो, 192 में से 140 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई। तो हमारा 192 में से 140 माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 52, ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास में बनेगा 52। और अगर 96 में से 140 घटाओगे तो यहाँ पर बनेगा अपने पास में 44। अब इसको देखो, और काटेंगे भाई, ये रेशो में आएगा तो और काटेंगे तो यहाँ पे बनेगा 22 और यहाँ पर बनेगा 26। तो और भी काट सकते हैं, लेकिन हमें और काटना नहीं है, क्योंकि देखो इसको अगर हम जोड़ते ना, मैंने काटा क्यों, देखो काटा इसलिए है कि 52 को और 44 को अगर हम जोड़ते तो हमारे पास में 96 बनते टोटल, गाय और जो मुर्गी थी 96 बनती, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 48 ही है। तो 48 है ना, तो मैंने 2 से डिवाइड करना उचित समझा कि भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 48 बन जाएगा। तो हमारे पास में ये तो आ जाएंगी गाय और ये आ जाएंगी मुर्गियाँ। बताओ भाई सेकंड वाला तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया। सेकंड तरीका जो है बहुत ही शानदार था, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। ये हमारा हो चुका सेकंड तरीका, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये हमारा होता है एलिगेशन। सिंपल सी बात है, एक बार सभी को मुर्गियाँ मान लो, एक बार सभी को गाय मान लो, और बीच में जो हमारा जो है ना टोटल कि भाई इतने हमारे पास में मुर्गियां हैं, इतनी गाय हैं, दोनों मिला के कितनी है वो मान लो, और उनका डिफरेंस ले लो बस। डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास में जितना है काट दो, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। थर्ड जो है वो थोड़ा सा बकवास, मतलब वो आसान, वैसे तो एक जनरल तरीका है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसको आप यूज मत करना। बाकी समझ लीजिए कि तरीका क्या है। तो भाई देखो, हमारे पास पता है गाय है, तो हमें नहीं पता गाय कितनी है, तो गाय हमने मान ली x और हमने मुर्गियां मान ली y। ये सिंपल तरीका है, सभी को स्कूलों में ये करवाते हैं। मान लीजिए मुर्गियां हैं हमारे पास में y। अब हमें दे रखा है कि इनके सिरों की संख्या, मतलब x प्लस y की वैल्यू दे रखी है 48। मान लीजिए गाय की और मुर्गियों की संख्या जो है वो 48 है, और पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। तो देखिए गाय के पैर कितने होंगे, गाय के पैर होंगे 4, तो मतलब x गाय है तो 4 पैर हैं तो 4x हो जाएंगे। मुर्गियों के पैर कितने होंगे, तो भाई 2 पैर होते हैं, तो y मुर्गियाँ थी तो 2 पैर के हिसाब से 2y बराबर कितना, 144। अब इसको काट लो भाई, 2x प्लस y, यहाँ पर 72 आ गया। 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं भाई। इक्वेशन 2 माइनस 1 तो होगा क्या, माइनस करेंगे ना, तो देखिए भाई यहाँ पर क्या था, 2x प्लस में y बराबर 72,
तो यहाँ पर 72 आ गया, यहाँ पर x प्लस में y बराबर कितना था, 44 था भाई। तो अब इसको कर लेते हैं भाई, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा पूरा और ये आ जाएगा x से। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 8 हमारा ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28। कुछ गलती की है हमने, कुछ गलती कर दिया ना भाई। यहाँ पर 140 है, 140 है, 70 आएगा यहाँ पे, 170 आएगा, कोई बात नहीं, 170 आ जाएगा तो 70 कर दो यहाँ पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें सोल्व करना है, 2x प्लस वाई की वैल्यू 70 कर दो बस। 70 में करोगे तो 26, तो x की वैल्यू हो जाएगी 26, तो 26 ही पूछी थी हमें, क्योंकि गाय हमने कुछ गलती कर दी यार हमने ना। गाय के पैर 4x हो गए, वर्ग की 2y हो गए, ठीक है, 2x प्लस वाई हो गया 70 हो गई, 2x प्लस वाई बराबर 70 हो गया, x प्लस वाई बराबर 44 की जगह 48 है भाई। ये यहाँ पर भी गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं, 48 हो गया, यहाँ पर 22 आ जाएगा। बस तरीका समझ गए ना आप, मेन तो तरीका था भाई, क्योंकि नंबर का तो सारा खेल ही, नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नंबर में तो गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका आपका तीसरा है, तो इसको अप्लाई मत करना, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसमें कई बार क्या है, कैलकुलेशन है डिफिकल्ट आ जाती है, तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। अब अगला देखिए भाई, कर लोगे खुद या करवाऊं, कर लोगे खुद या करवाऊं, बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आराम से एक चीज दिमाग में बैठाना। देखो इसने बोला क्या है, मैं एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखो इसने क्या बोला है कि बतख और गायों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगनों से सिरों की संख्या के दुगने से 28 अधिक पैर हैं। ठीक है भाई, जो सिर है ना उसकी संख्या के दुगने से 28 अधिक पैर हैं। सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है। खेल क्यों इसी का है, बात को समझने की कोशिश करना कि भाई देखो सिर तो इसके और इसके एक एक ही है, चाहे वो बतख हो चाहे गाय हो। पैर क्या है, बतख के पैर 2 हैं और गाय के पैर कितने हैं, 4 हैं, यही तो होंगे। तो भाई बतख के 2 हैं और गाय के 4 हैं। तो भाई देखो इन्होंने बोला है कि जो पैर है ना वो सिर की संख्या के दुगने, तो दुगने का मतलब 2 तो इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं। 2 को तो भूल ही जाओ आप, 2 को तो भूल ही जाओ, 2 तो इसके लिए भी है उसके लिए भी है। तो भाई अब जो गाय बच गई ना, गाय के पास में 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, गाय के पास में 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 28 अधिक पैर हैं। तो भाई हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो अगर एक गाय और एक मतलब बतख होता तो हमारे पास में 2 पैर एक्स्ट्रा होते। तो यहाँ पर क्या है, 28 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 28, तो गुणा कितना 14। इसका मतलब क्या हुआ, गाय की संख्या कितनी है, 14 है। ये हमारा बेसिक तरीका हो गया, जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था ना, मेथड नंबर 1, वो है ये। आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको खुद करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनल भेज देना, मैं बाद में करवा दूंगा। लेकिन आसान है, ट्राई करना, ठीक है, आसान है, ट्राई करना, सेम टू सेम तरीका है। 3 तरीके बताए हैं, तीनों में से कोई सा बेस्ट लगे वो करो आप। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या है, बिल्कुल लॉजिक का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 संख्याएं हैं, इस प्रकार दे रखी हैं कि पहली संख्या के दुगने। तो भाई 2 संख्याएं हमने मान ली x और y, अपने हिसाब से मानो कुछ भी। पहली संख्या के 2 गुने, तो पहली संख्या हमने ये मानी तो इसका दुगना कर दो, और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग। तो भाई दूसरी संख्या कितनी है, y थी, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3y, उसका जो योग है वो 36 है। ठीक है भाई, ये आ गया 36। जबकि पहली संख्या के 3 गुना, तो कोई बात नहीं भाई, पहली संख्या कहाँ है, तो x थी, तो x का 3 गुना होता है 3x प्लस, आगे बोला है दुगनी संख्या के 2 गुने, दुगनी ना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या y थी, तो y के लिए हमारा हो गया 2 गुना, और इनका जो सम है वो 39 दे रखा है। तो हमें पूछा क्या है, अरे कुछ भी निकाल लो अब तो, उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें सिर्फ x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन को बड़ी मान लो, कोई सी को मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैं मान लीजिए इक्वेशन 2 - 1 करता हूँ, इक्वेशन 2 - 1 करता हूँ ना, तो 39 में से 36 गया तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y
और यहाँ पर आ जाएगा x। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई। लेकिन यहाँ से तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं ना, तो एक काम करते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं। एक को बराबर कर लो, कोई से को भी, आपकी मर्जी है। तो मैं करता हूँ ऊपर वाले को बराबर, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले का जो x है ना उसको बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से भी 3 से गुणा होगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी मैं 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x में 6x ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 3 9y माइनस के 4y। तो यहाँ से आएंगे हमारे पास में 5y बराबर 36 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 108। 108 तो हमारे पास में ये आ गया। और यहाँ पर 39 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 78। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया ये, इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास में आएगा 30। तो 5y की वैल्यू आ चुकी है 30। तो 5y की वैल्यू अगर 30 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास में y की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को रख दीजिए उसके अंदर, किसके अंदर, कोई सी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। तो अब रखते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, यही तो थी, 2x प्लस 3y बराबर 36। तो y की वैल्यू 6 थी, तो y की वैल्यू 6 रखते थे, 18 तो 36। और यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9। तो x की वैल्यू 9 आ चुकी है, y की वैल्यू 6 आ चुकी है। पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है, तो इसमें 6 आंसर तो है ही नहीं, तो नन ऑफ देज। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं, इक्वेशन सोल्व करनी है। जब किसी को इक्वेशन सोल्व भी नहीं करनी आती ना तो बता देना, मैं करवा दूंगा भाई, वो भी करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना पढ़े हुए हो अगर, तो इक्वेशन तो सोल्व करनी आती ही होंगे आपको कि कैसे इक्वेशन हम सोल्व करते हैं। आगे देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है 57, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी बार आते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या है, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि दो संख्याओं के अंकों को पलट दिया गया। तो इससे पहले आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि हमारे पास में मान लीजिए एक अंक था, दो अंकों की संख्या थी, मान लीजिए x और y, और मैं इसके अंकों को पलट देता हूं तो ये बन जाएंगे y इंटू एक्स। तो इन दोनों अंकों में फर्क क्या हुआ, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो आप एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल माना यहां पर कितना 36, और इसको अगर हम पलटेंगे तो यहां पर आएगा 63। तो यहां पर फर्क क्या हुआ, देखो एक बार बात को। अगर हम इसको लिखते तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 गुणा में 10, ठीक है, 3 गुणा में 10। पहले इसको मत सोचो, आप ये सोचो कि इनमें डिफरेंस कितना आया। तो यहां पर जो डिफरेंस जो आया है वो कितना आया, डिफरेंस जो आया वो कितना आया। तो भाई देखो यहां पर सीधा सीधा 27 डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये क्यों देखने को मिला, अगर हमने तो ये तो हमने सिंपल निकाल लिया, 63 में से 36 माइनस कर दिए। लेकिन अगर हमारे पास में कोई अंक दे ही नहीं रखा हो तब थोड़ी ना आप माइनस कर पाओगे, तो कैसे करोगे। तो देखो इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं भाई, अब हमें निकालना है, अगर हमें अंक नहीं दे रखा हो तो कैसे डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए ये तो है इकाई का अंक और ये है 3 जो है अपना दहाई का अंक है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अरे 3 गुणा में 10, इकाई का अंक जो है वो तो 6 का सिंपल आ जाएगा, दहाई का अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर सैकड़ा का अंक होता तो 100 से गुणा करते। सही बात बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही आप इसमें करोगे, इकाई का अंक जो है इसको एज इट इज रखोगे और दहाई का अंक जो है उसको गुणा कर दोगे। तो यहाँ से हम समझ में आ जाएगा। अब हम आराम से क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पर देखो 10 गुणा 6 है, यहाँ पर 10 गुणा 3 है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे ना, 10 गुणा में 6 माइनस 10 गुणा में 3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए प्लस का 3 था ये और ये माइनस का 6, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे तो 60 माइनस 30, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 30 का, और माइनस का यहाँ पर देखो प्लस का 3 और माइनस 6 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस 3 कर दो तो हमारा 27 आएगा राइट आंसर। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए कि देखो भाई
आपको हमेशा दो अंकों की संख्या मिलेगी और बोलेंगे उसके अंक जो है ना वो पलट दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना वो काम करना है भाई जो अभी सिखाया है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको इकाई का अंक में और दहाई के अंक की तरीके से लिखिए। तो हम इसको लिखेंगे भाई 10x प्लस वाई, और इसको लिखेंगे हम क्या, 10y प्लस में x। अब क्या है, अब हम इसका डिफरेंस आराम से कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस दे रखा 36, तो अब हम डिफरेंस करते हैं भाई। तो 10x किसी को भी बड़ा मान लो आप, आपकी मर्जी है। मैंने मान लिया 10x प्लस वाई को बड़ा मान लिया, तो यहां से मैं माइनस करता हूं 10y प्लस एक्स को, बराबर कर देता हूं 36 के, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो 10x, इसको और खोल लेते हैं, 10x प्लस में y माइनस के 10y माइनस के x बराबर 37। तो यहाँ पर क्या है, 10x माइनस एक्स, तो 9x आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, y प्लस का है और माइनस का 10y है, तो यहाँ पर माइनस का 9y आ जाएगा। 36, 9 कॉमन ले लीजिए। 9 अगर आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 36। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर आना चाहिए। पहली बात समझ में हमें आ चुकी है, हमें समझ में आ चुकी है कि x माइनस वाई का डिफरेंस 4 आएगा। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये आया कि अगर ये 3 होगा तो ये 7 होगा, अगर ये 7 होगा तो ये 3 होगा। क्यों, डिफरेंस इनका 4 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये यहाँ पर 1 होगा, तभी डिफरेंस 4 आएगा। ये अगर 1 है तो ये 5 होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो 4 का बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए भाई, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोलते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि मूल संख्या के अंकों के बीच का अंतर ही तो पूछा है, तो अंतर तो हमारा आ ही गया, अंतर तो हमारा आ ही गया 4। तो ये कंसेप्ट है ना, गोल्डन कंसेप्ट है भाई। ये क्वेश्चन जो है वो गोल्डन क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं गारंटी लेता हूं आधे बच्चों को नहीं आता, आधे बच्चों को नहीं आता ये कंसेप्ट। वैसे कंसेप्ट आसान है बिल्कुल का बिल्कुल, कोई भी कमी नहीं है इसमें। समझ में आया नहीं आया बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, समझ में आया नहीं आया। आयुष और वंदना तो एक्टिव हैं, इसके अलावा कौन कौन एक्टिव है और कमेंट करके बताओ भाई। रामू आप हो या फिर अभी चले गए हो, जो भी है कमेंट में बताओ एक बार कौन कौन एक्टिव है, पता तो लगे कौन कौन लाइव क्लास में पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ता। आयुष को तो आ गया समझ में, जल्दी करो फिर आज क्लास को खत्म करेंगे भाई। वंदना को भी आ गया, ठीक है। अब देखो भाई 58 वाला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से दुगना है। कोई बात नहीं, जो बोला है वही लिख दीजिए, सिंपल। हमने एक संख्या मान ली अपने हिसाब से 2 अंकों की। अब इसमें ये बोला है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है ना वो दहाई के अंक से दुगना है। तो ठीक है भाई, इसको कर लेते हैं। अगर इसको इकाई का अंक अगर n है ना तो दहाई का अंक 2n है। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, ये 2 ही अंक हैं, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे 2n लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 डिजिट हैं, डिजिट नहीं है, ये सिर्फ अकेला एक ही अंक है, लेकिन दुगना है इनका। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगा दिया, इससे आपके माइंड में इमेज रहेगी कि ये सिर्फ एक अंक है ये। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोला है कि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से जो प्राप्त हुई संख्या जो है ना मूल संख्या से 27 जो है वो अधिक है। कोई बात नहीं भाई, अब हमने क्या किया, इसके अंकों को पलट दिया। तो यहाँ पर हमने पलटा तो यहाँ पे 2n आएगा और यहाँ पर आया n, कोई बात नहीं। अब इसने ये बोला है कि देखो, अब हमें ये बोला है कि बदलने से जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ना वो मूल संख्या से 27 जो है वो अधिक है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन हमारे पास में तो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये n के फॉर्म में है, तो हम इसको भाई कर नहीं पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि भाई इसको n इंटू 2n था ये, है ना, इसको इकाई का अंक और दहाई के अंक के फ्रैक्शन में तोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10 से गुणा, क्योंकि दहाई का अंक है, प्लस ये हो जाएगा 2n। तो ये तो थी हमारी संख्या पहले। और अब क्या है, अब यहाँ पर 10 से गुणा करोगे तो 10 को अगर 2n से गुणा करोगे तो 20n आएगा, और यहाँ पर जो है वो n आ जाएगा। यही तो है, लेकिन ये बोला है कि पहले संख्या ये थी और अब ये है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अब जो है ना वो ये संख्या 27 अधिक है। मतलब की बात ये है कि इससे
इस संख्या से ये वाली जो संख्या है वो 27 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये 27 जो ज़्यादा है ना, इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 27 के बराबर आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20n प्लस n कर दिया भाई, माइनस 10n प्लस 2n, ये कितनी ज़्यादा थी, 27 ज़्यादा थी, तो 27 के बराबर कर दो। अब कर लीजिए भाई सोल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 10n और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का n बराबर 27। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9n बराबर 27, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ चुकी है भाई n की वैल्यू। अब देख दो भाई, n की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, 36 है हमारी वो संख्या जो पहले थी। और अब क्या बन गई वो, अब बन गई है 3 दूनी 6 और 3 63 जो है अब बन गई है। पूछा क्या है, पूछा है कि मूल संख्या का 50%। तो भाई मूल संख्या तो क्या थी, मूल संख्या तो हमारी 36 थी, तो इसका 50% मतलब आधा, तो आधा हो जाएगा 18। तो इसका आधा जो है वो हमारा 18 जो है राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको ना आए। अगला देखिए भाई, दो संख्याएं इस प्रकार दे रखी हैं कि उनके अंतर, योग और गुणनफल का जो रेशो है वो 1:7:24 है। कोई बात नहीं भाई, दो संख्याएं हैं, हमने एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y, उनका अंतर, तो अंतर में हम देखो अभी नहीं पता हमें कि कौन सी बड़ी है कोई सी छोटी है, लेकिन हम अपने हिसाब से कोई सी भी बड़ी मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि x बड़ा है, तो भाई अंतर जो निकालेंगे तो x अगर बड़ा मानना है तो x माइनस वाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 का जो रेशो आया है वो 1 आया है, तो ये 1:7:24 में है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 1 को तो गुणा कर दिया हमने n के साथ में, और यहाँ पर 7n और यहाँ पर 24n। इससे फ़ायदा पता क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये रेशो वाला सिस्टम था ना वो ख़त्म हो गया। अब ये एक संख्या, एक वैल्यू होगी तरीके से, ये एक वैल्यू ही हमने मान ली है। अब हमें n की वैल्यू हमारे पास में आते के साथ में पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो x माइनस वाई को अगर डिफरेंस करते हैं तो मान लीजिए हमें n प्राप्त होता है। योग करते हैं तो भाई योग कर लीजिए, x प्लस वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7n, और गुणा करेंगे तो देखिए भाई, चलो भाई गुणा भी कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा हमें 24n। हमें ये चीज़ें दे रखी हैं भाई, ये हमें मिलते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, इनके देखो हमारे पास में 3 इक्वेशन दिख रही हैं, इनमें क्या रिलेशन बन सकता है। तो भाई हमें एक बात समझ में आ रही है कि, क्या समझ में आ रहा है भाई, अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं, पहली वाले का स्क्वायर कर दूं और दूसरी वाले का स्क्वायर कर दूं, तो मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है मेरे पास में, हमारे पास में आएगा, पहली वाले का स्क्वायर करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये इक्वेशन नंबर 3 है भाई। तो मेरे पास में ये आएगा, बराबर में आएगा n स्क्वायर, यही तो आएगा, पहले का स्क्वायर मैंने किया। अब करता हूं मैं दूसरी का स्क्वायर भाई, तो दूसरी का मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 7×7 = 49n स्क्वायर। अब देखो मुझे चाहिए एक्स वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों इक्वेशनों से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूं। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मान लीजिए ये इक्वेशन 4 थी और ये इक्वेशन 5 थी, तो अब मैं इक्वेशन 5 में से 4 को घटा देता हूँ। इक्वेशन में 5 में से 4 को घटा दिया तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2xy था प्लस का, और ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2xy प्लस 2xy बराबर 4xy, तो ये आ जाएगा, और 49n स्क्वायर तो ये है और n स्क्वायर ये है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 48n स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगी कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 12 चौके 48, तो 12n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 6। अब देखिए भाई, हमारे यहाँ पे तो हमारे पास में x इंटू वाई की वैल्यू 24n है, यहाँ पर हमारे पास में x इंटू वाई की वैल्यू 12n स्क्वायर है। तो क्या एक्स वाई बराबर एक्स वाई नहीं है, क्या इक्वेशन 3 और 6
ये वाली और ये वाली बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो 24n को 12n² के बराबर रख दो। तो भाई 24n को मैं 24n को, ये है 24n बराबर लिख दिया मैंने 12n²। तो n से ये n कट जाएगा और कितना आएगा भाई, 12×2 = 24। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो n की वैल्यु निकालनी थी हमें। अब n की वैल्यू आ गई तो हमें कुछ सब कुछ आ गया, समझ लीजिए। तो n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है गुणनफलों का, मतलब दो संख्याएं जो है ना उनका गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास में n की वैल्यू आई है 2। तो गुणनफल हमारे पास में पहले 24 था, तो 24n था, मतलब 24n ही तो था ये 24n। तो 24n मतलब n की वैल्यू 2, तो 48 आंसर, 48 आंसर। ये वाला बताओ समझ में आया नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन समझ में आया या नहीं आया मुझे एक बार ये बता दो बस। बिल्कुल सही है आयुष, 48 इसका आंसर आएगा, लेकिन ये बताओ समझ में आया या नहीं आया। आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या होगी मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या होगी। ये वाला कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। चलो मैं करवा देता हूँ, वैसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए था ये, लेकिन मैं करवा देता हूँ। मान लीजिए एक संख्या थी एक्स वाई। अब इसको अगर हम बदलेंगे, इसने बोला कि आपस में बदलने से, तो बदलने से बनेगी संख्या हमारे पास में वाई एक्स। अब इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस में y, इसको लिख सकते हैं हम 10y प्लस में x। अब इनका जो डिफरेंस करेंगे वो हमारे पास में आएगा कितना, 9x माइनस का 9y। कोई से भी बड़ा मान लो, आपकी मर्जी है। तो इनका जो डिफरेंस आया है ना वो हमें दे रखा है 27 दे रखा है डिफरेंस। तो कोई बात नहीं भाई, तो यहाँ पर 27 दे रखा था, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3। आ गई भाई। अब क्या बोला है, यदि संख्याओं के दोनों अंकों का योग 11 हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस दे रखा है 3 और 11 दे रखा है सम। तो अब हमारे पास में आ गया, तो दोनों को जोड़ दो। तो 2x बराबर कितना आएगा 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू तो 7 आ गई। अब इस 7 को रख दो इसके अंदर। तो 7 में से कितना माइनस करोगे, तो 7 रखोगे, 7 माइनस वाई बराबर 3। तो 7 माइनस वाई बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। तो एक्स वाई था हमारी संख्या। तो हमारी संख्या क्या थी, एक्स वाई। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4। तो राइट आंसर क्या आएगा, तो भाई हमारी मूल संख्या जो थी वो 74 थी भाई। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। दो अंकों की एक सम संख्या के इकाई और दहाई का अंक आपस में समान है और संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जब संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है तो भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या होगी। देखो भाई, इन्होंने ये बोला है कि दोनों का हमें ये पता है कि ये भी x है और ये भी x है। ठीक है भाई, ये भी x है और ये भी x है। तो हमें इसके 4 से तो पूरी डिवाइड हो जाए, और 4 से डिवाइड होने के बाद में हमें एक सम संख्या ही मिले। तो इसको सीधा सीधा ऑप्शन से करो, 1 सेकंड में हो जाएगा। 44 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा डिवाइड तो होता ही होता है। ठीक है, पूरा डिवाइड होता है ये। तो डिवाइड होता है तो इसको कितना, 11 से डिवाइड होगा। तो क्या 11 एक सम संख्या है, नहीं भाई, 11 एक सम संख्या नहीं है। तो पहला तो हो गया गलत। तो कौन सा आएगा, ऐसे ही 12 को अगर डिवाइड करो, 22 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं 12। तो 22 तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसको भी काट दो भाई। ठीक है, वैसे 66 भी 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, होगा या नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से होगा या नहीं होगा। अरे 66 में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा भाई। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बच गए, निर्धारित नहीं किया जा सकता और नन ऑफ देज।
ठीक है, तो अब देखो 22 आ चुका, 44 आ चुका, 66 आ चुका, 88 और देख लो एक बार, 88 और देख लो एक बार। ठीक है, 88 को चेक करते हैं, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 का एक सम संख्या ही तो है, तो इसका जो आंसर आएगा 22 आएगा, तो नन ऑफ देज। ठीक है, ये चीज़ें है ना ऑप्शन से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम खराब करने वाला कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेना। दो अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो आसान है भाई, अभी अभी करवाया है, आसान है, कर लोगे, कर लोगे इसको भी। एक संख्या को 4 से भाग देने पर जो भागफल जो आता है तथा शेषफल का योग 8 है, तो उनके वर्गों का योग, आसान सा क्वेश्चन है, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक संख्या है, उस हमें पता नहीं क्या है संख्या, संख्या हमें पता नहीं क्या है, ये संख्या है हमारे पास में, मान लीजिए n संख्या है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर एक भागफल आता है तथा शेषफल, मान लीजिए भागफल हमारे पास में x आया और शेषफल हमारे पास में y आया। ठीक है, तो हमारे पास में जो है यहाँ पर ये आ चुका है, तो संख्या क्या होगी, संख्या हमने क्या पढ़ा था कि n बराबर होता है 4x प्लस y, ये होती है हमारे पास संख्या, यही तो होती है। और इसने ये बोला है कि देखो भाग तथा भागफल का योग तो है हमारे पास में 8, संख्या तो ये ऐसे निकालेंगे हम, संख्या तो इससे निकल जाएगी, लेकिन इसने ये बोला है कि भागफल, भागफल तो x है, शेषफल y है, इन दोनों का जो सम है ना वो 8 है। तो भाई कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं ना, x प्लस में y बराबर हमें दे रखा है 8। और इसने एक बात और बोली है, उनके वर्गों का योग जो है 34 है, मतलब x का वर्ग करो तो x स्क्वायर प्लस y का वर्ग करो तो y स्क्वायर, ये दोनों दोनों मिलाओगे आप तो आएगा 34। ये हमारी बन गई दो इक्वेशन। ठीक है भाई, ये हमारी बन गई है दो इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसके हिसाब से हमें क्या है x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने x की और y की वैल्यू कर ली तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई करूँ क्या, तो भाई क्या करते हैं, ये स्क्वायर दे रखा है तो इसको भी स्क्वायर में बदल लेते हैं एक बार। तो स्क्वायर में अगर इसको बदलते हैं तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आ जाएगा 64। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 34, तो मैंने यहाँ रख दी 34, 34 रखूँगा तो मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो हमारे पास में आएगा 2xy बराबर 64 माइनस 34 का मतलब होता है 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में। अब आगे आते हैं तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई भाई 15। मतलब हमारे पास में दो चीज़ें आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1 तो ये बोलती है कि x और y का जो जोड़ है वो तो होना चाहिए 8 और x और y का जो गुणनफल है वो 15 होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में सीधी क्लिक करी बात कि x की वैल्यू 3 मान लो और y की वैल्यू 5 मान लो, या फिर x की वैल्यू 5 मान लो, y की मान लो 3 मान लो, तो इससे जोड़ोगे तो 8 बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है देखते हैं भाई। देखो यार सीधी सी बात है, ये तो हमारे पास में जो भाजक है ना ये 4 है, तो 4 से शेषफल जो है ना वो 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू 5 नहीं आ सकती, y की वैल्यू जो है वो 5 नहीं आ सकती। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास में 3 आएगी। 3 तो आ गई y की वैल्यू, तो बचा क्या 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसमें रख दो भाई n हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 प्लस में y की वैल्यू आ गई 3, तो 20 और 3 हो जाएगा 23। तो राइट आंसर आ जाएगा 23। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, स्टार लगा लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, प्रैक्टिस करो ना दोबारा, जब इसको एक बार रिवाइज में ले लेना। अगला देखिए भाई, नहीं समझ में आया बता देना, दोबारा करवा दूंगा। 4 अभाज्य संख्या दे रखी है, उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया है। तो आरोही क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो हमें नहीं पता, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेकिन हमें ये बोला है कि भाई देखो 4 संख्याएं थी, मान लीजिए A B C और D, 4 संख्याएं इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो इसने क्या बोला है,
हमें क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 3 का जो गुणनफल है वो 385 है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो हमारे पास में प्रथम 3 का जो गुणनफल है ना, वो हमारे पास में है क्या, 385। तो ए बी और सी का जो गुणनफल है वो 385 है। कोई बात नहीं भाई। और अंतिम 3 कौन सी है, बी सी डी। अंतिम 3 जो है ना वो बी सी डी, उनका जो गुणनफल है वो 1001 है। इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। अब एक बात मेरे समझ में आ रही है, इसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमें डी निकालना है। सीधी सी बात ये है कि हमें डी निकालना है। डी हमारा क्या आएगा, कोई बात नहीं भाई, ये असेंडिंग ऑर्डर में था तो बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा, डी होगा। तो भाई डी हमें निकालना है। तो मेरे पास में अब दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि मैं इसे निकाल लूं। पर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार इसमें भी बी सी कॉमन है, इसमें भी बी सी कॉमन है। तो क्या मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग कर दूं, क्या पता भाग करने पर क्या होगा हमारे पास में। तो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, 1000 सॉरी बी सी डी अपॉन ए बी सी बराबर 1001 अपॉन 385। ठीक है भाई, ये करेंगे हम। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारा बी और सी कट जाएगा। तो बी और सी कट गया तो सीधी सी बात हमें एक बात समझ में आई कि ये आ जाएगा, रेशो जो आएगा वो डी अपॉन ए का आएगा। अब ये जो है ना, अब देखो ये मैंने एक बताया था कि ये फैक्टर होता है 7, 11 और 13 का। 1001 जो बनता है ना वो 7 से, 11 से और 13 से बनता है। बताई थी ना मैंने ये चीज़ें। तो अब इन तीनों की हेल्प से इसको काटो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 7 का यूज किया। तो मैंने 7 को मैं काटूंगा ना भाई, देखना समझना मेरी बात को। मुझे इस बात का मुझे पता था कि 1001 जो है ना, वो जो फैक्टर जो बनेंगे इसके 7 गुना में 11 गुना में 13 बनेंगे। तो मैं 7 से काटता हूँ, 7 से काटूंगा तो मेरे पास में बचेगा 11 गुना में 13 अपॉन नीचे वाली को मैं 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। अब मैं दोबारा 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55। तो हमारे पास में आया 13/5। तो ये आ चुका मेरे पास में डी और ए। सबसे बड़ी संख्या 13 आ चुकी, सबसे छोटी संख्या 5 आ चुकी। तो हमें पूछा क्या था, तो इसका जो आंसर है 13। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर था मतलब बढ़ती हुई संख्याएं हैं, तो मतलब डी जो है सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया एक बार जल्दी से बताओ कमेंट में, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आसान सा क्वेश्चन है, खुद कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप खुद करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, क्योंकि ये चीज़ें देखो अभी मैंने बताई हैं, मैंने बताई हैं आपको कि एक्स वाई मान लेना। ठीक है, और इनके जो अंकों का योग जो होगा वो क्या होगा, वो इसके अंकों का योग होगा tan x प्लस वाई, और बराबर दे रखा है k, मतलब ये k है। ठीक है भाई, यदि दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुणा है। अच्छा, इसने एक बात अलग बोली है भाई को, इसने एक बात अलग बोली है, सुनो इसको समझ लेते हैं, मैं करवा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसने एक चीज़ अलग से बोल दी तो उसको भी समझा देता हूँ क्या है। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है भाई, मान लो x और y संख्या है, उसके अंकों के योग। तो अंकों का योग क्या होगा बताओ। देखो अंकों का योग तो सिंपल सी बात है ना, देखो इस संख्या का जो पूरा योग जो होगा वो तो ये होगा भाई, tan x प्लस में y, यही तो होगा पूरा योग। तो पूरा जो योग है ना वो क्या है, वो उसके अंकों के योग का k गुणा है। तो भाई अंकों के योग का k गुणा, तो अंक क्या होंगे इसके x प्लस वाई। ये बात इन्होंने बोली है इस पहली लाइन में, पहली लाइन में ये बात बोली है। ठीक है भाई, अब देखो, अब दूसरी लाइन में क्या बोला है कि अंकों को अगर पलट दिया जाए तो अंकों को पलट दो भाई। तो यहां पर अगर हम अंकों को पलट देते हैं तो यहां पे बन जाएगा वाई एक्स। तो वाई एक्स बदल दिया तो
अपने मतलब पलटने के बाद में वो संख्या जो है वो अपने अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ। तो हमारे पास में देखो, ये जो संख्याएं जो बनेंगी वो बनेगी हमारे पास में 10y प्लस में x। अब ये हमारे पास में क्या है, ये r मान लो, r मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें r की वैल्यू तो फाइंड करनी है, वो आएगी k की टर्म में, तो हमने r हमें मान लिया। तो भाई देखो यहाँ पर जो सम तो ही आएगा x प्लस में y। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। ये हमें इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो एक बार। दो अंकों की संख्या है, हमने एक्स वाई मान ली, आगे बोला है कि अपने अंकों के योग का के गुणा है। तो ये जो संख्या थी ये अपने अंकों के योग का के गुणा थी, तो हमने पहली इक्वेशन मान ली। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी मतलब हमने उल्टा करने के बाद में दूसरी इक्वेशन मान ली। तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें ये पता लगाना है कि भाई हमारी जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आ सकती है। कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ। कुछ वैल्यू वैल्यू पुट करके करोगे या फिर कैसे करोगे। अगर हमारे पास में देखो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, एक तरीके से हमें कुछ भी नहीं दे रखा, लगभग चीज़ें हमें मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास में ना तो x की वैल्यू पता हमें, ना हमें y की वैल्यू पता है, और ना हमें k की वैल्यू पता है, और ना हमें r की वैल्यू पता है। चारों ही वैल्यू नहीं पता, तो क्या इसको कर पाओगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। कर पाओगे या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आयुष कह रहा नहीं कर पाएंगे देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से चीज़ें है ना वो आसान हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जो x प्लस वाई का जो खेल है ना वो क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक चीज़ें हमें क्या है, ये x और y का जो खेल है ना वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10y प्लस का x अपोन में कर दो 10x प्लस के y बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना r बटे के। इतना समझ में आया या नहीं आया बताओ भाई। इतना समझ में आया नहीं आया। आर की वैल्यू हमारे पास में फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, आर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 10y प्लस का x, 10x प्लस वाई इंटू के। अब देखो भाई मैं एक काम करता हूँ ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना एक बार, थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना एक बार। ठीक है, थोड़ा दिमाग को एक्टिव कर लेना एक बार, क्योंकि ये चीज़ें है ना एक एग्जाम्पल से मैं समझा पाऊंगा तरीके से, आपको वैसे समझ में नहीं आएंगी। देखो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात एक बार। ये के है ना, इस के का तो हमें देखो जो के है वो तो हमें साफ साफ गुणा बोल दिया था, लेकिन इन संख्याओं का जिक्र नहीं है भाई कि संख्या क्या थी, संख्या क्या थी कुछ भी नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेते हैं एक बार समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए एक संख्या मान लो। देखो ये इक्वेशन से सोल्व नहीं कर पाओगे आप, इस इक्वेशन से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कभी भी, इस इक्वेशन से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कि इसको सॉल्यूशन क्या आएगा। इसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखना एक बार, यहाँ से तो कुछ भी नहीं निकलेगा आपका, यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या मानने क्या नहीं माननी, कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार एग्जाम्पल मानते हैं। एग्जाम्पल मान के देखो गर्दे तुरंत सोल जाएगा ये। आ जाता हूँ मैं नीचे। देखो एक मैंने जो है मैंने एक संख्या मान ली 36, सुनना मेरी बात को, 36 मान ली। तो अब मैंने इसके अंक जो है ना, इसका जो सम है वो 36 है, बराबर अंकों के योग। तो अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4।
आई या नहीं आई, ये बात बताओ, आई या नहीं आई? बताओ जल्दी से। अब ऐसे ही देखो, अंकों को पलट दो भाई, अंकों को पलट दिया तो हमारे पास में क्या आया? 63 आया। अंकों को हमने पलटा तो 63 आया। तो 63 जो आया है ना, इसने बोला है कि 63 जो है वो आने बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुना होगी। तो कोई बात नहीं ना भाई, हमें नहीं पता तो हमारा इसका जो अंकों का जो नो आएगा, यहाँ पर आर आएगा, हमें आर की वैल्यू पता करनी है। तो भाई देखो, आर की वैल्यू पता कैसे करेंगे हम? के की वैल्यू 4 आ चुकी थी हमारे पास में। अरे यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एक मिनट रुकना भाई। अंकों को पलट, स्थान पलट करें। हाँ तो आ तो गया आंसर, आ तो गया। देखो भाई, आ तो गया हमारा आंसर। तो यहां पर आर की वैल्यू आ गई 7 है, आर की वैल्यू 7 आ चुकी है। के की वैल्यू 4 थी। तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? 11 माइनस 4 बराबर 7। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो, हम अगर उस तरीके से करते ना तो इसको सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन ही ऐसी बन गई, हमारी समझ में ही नहीं आएगा। वो तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन हमने ये ऑप्शन से किया तो हमारा क्वेश्चन जो है 2 लाइन में हो गया। हमारा जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन से किया, हमारे पास 2 लाइन में हो गया। लेकिन जो अभी किया था ना हमने पूरा तरीका लगा के, उसमें ये है लास्ट में हम जो है वो फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होगी हमारे से। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका भाई। दोबारा से समझाऊं? एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, दिमाग घूम गया था भाई, क्योंकि उसमें हम फंस गए थे ना अच्छे वाले। देखो बात समझना, देखो भाई दोबारा समझाता हूँ बिल्कुल आराम से। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, वैसे करेंगे वैसे नहीं होगा ये। ठीक है, वैसे नहीं होगा क्योंकि हम फंसेंगे वहाँ पर जाके। लास्ट में जो इक्वेशन थी ना हमारी, वो इक्वेशन हमसे सोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें उसको स्किप करना है, क्योंकि वहाँ से हमारे पास में सिर्फ टाइम खराब करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई? देखो, 2 संख्याएं थी तो एक एग्जाम्पल मान लो, कुछ भी 40 मैंने मान लिया, 28 मान लिया। 28 एक संख्या है, वो जो है ना वो अपने अंकों का जो योग जो है, 2 अंकों की कोई संख्या हमने मान ली 28 है, वो अपने योग क्या के गुणा है। तो अंकों का योग जो है यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका मान लीजिए के गुणा है, ये कोई बात नहीं, छोड़ दिया हमने। अब इसके अंकों को पलट दिया तो 82 आ गया भाई। अब यहाँ पर 82 को क्या करेंगे? इनको भाई जोड़ोगे तो 10 ही बनेगा। यहाँ पर हमें आर पता करना है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 82/10 बराबर आर। ठीक है, तो ये 82/10 इनमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी? तो यहाँ पर देखो, के की वैल्यू कितनी थी? के की वैल्यू यहाँ से थी 28/10, 28/10। तो यहाँ पर पहले सी ऑप्शन में रखता हूँ मैं, 11 माइनस के वाले में। तो 11 माइनस 28/10 करोगे तो 110 माइनस 28/10 बराबर आ जाएगा 82/10। तो ये जो है सी आंसर अपना सही है भाई। सी आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई आप स्टार भी लगा लेना इसके ऊपर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ट्रिक से ही, मतलब अप्रोच लगाने से ही होगा, वैसे नहीं होगा भाई। ठीक है, इससे समझ में आया नहीं आया एक बार कमेंट करके बताओ भाई। इस क्वेश्चन ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था भाई एक बार तो। आ गया? ठीक है, आगे देखिए भाई, 18 क्वेश्चन देखिए भाई। 18वां क्वेश्चन जो बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो हमें दे रखा है 4032। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो 4032 दे रखा है। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल है 252, दूसरी संख्या का 5 गुना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए गुणा में बी गुणा में सी की वैल्यू है 4032। पहली संख्या और तीसरी संख्या दे रखी है हमें कितनी, इनका जो गुणनफल दे रखा है ए गुणा में सी की वैल्यू दे रखी है 252। तो हमें क्या निकालना है? बी का 5 गुना। तो इसको डिवाइड
डिवाइड करोगे तो आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। जो भी बी की वैल्यू आएगी उसका 5 गुना है हमारा राइट आंसर। तो जो 5 गुना इसका आंसर कर देना, बिल्कुल आसान है, कर लोगे। अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए क्या करोगे, एक व्यक्ति के पास में 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट है, मतलब 3 नोट दे रखे हैं जिनका कुल मूल्य जो है ना वो 312 है। तो कोई बात नहीं, इन्होंने ये बात बोला है प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या आपस में बराबर है, मतलब सारे नोट कितने हैं, बराबर बराबर हैं। मान लीजिए 1 रुपए का उसके पास में एक्स नोट है, तो 5 रुपए के भी एक्स नोट हैं और 20 रुपए के भी एक्स नोट है। टोटल हो जाएगा 312 रुपए। तो 20 और 5 25, एक 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26x। 26x बराबर 312। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएंगे, यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 26 एकम 26, और 26 को अगर हम यहाँ से 5 52 26 तो नहीं 52, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 12। ये 12 है भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 12। पूछा क्या है, कुल नोट पूछे हैं, तो कुल नोट कितने होंगे बताओ, इसका जवाब दो मुझे भाई, कुल नोट कितने होंगे, जल्दी से कमेंट में बताओ कुल नोट कितने होंगे। x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12, कितने नोट होंगे बताओ। आज खत्म करना नंबर सिस्टम को, बस हमारे पास में 11 सवाल बचे हैं, जल्दी से खत्म करके फिर नंबर सिस्टम का आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सही आयुष, क्योंकि एक्स नोट ये 1 रुपए के हैं, एक्स नोट 5 रुपए के हैं, एक्स नोट 20 रुपए के हैं। तो 12 और 12 और 12, 12 3 36 नोट होंगे भाई। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो आसान है बिल्कुल वंदना, बिल्कुल सही है आपका। सेट ए के 9 क्रमागत विषय संख्याओं का योग, मतलब ये समझो बात को, इस विषय छोड़ दो, ये गलत है। मतलब कि ये बात बोला कि 9 क्रमागत संख्याओं का जो योग है ना वो 621 है। वो आप अपने हिसाब से मान सकते हो। मैंने मान लिया a-4 पहली संख्या, दूसरी संख्या a-3, a-2, a-1, क्रमागत संख्या यही तो होंगी। और यहाँ पर a, और फिर a+1, a+2, a+3 और a+4, इनका योग। तो इनको जोड़ोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो ये कितना 9a आ जाएगा भाई, 9a। और जो 9a की वैल्यू है 621। मैंने ये आपको समांतर श्रेणी में बताया था। अब समांतर श्रेणी में बताया था तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितनी आएगी भाई, 9 छक्के 54 और 9 नाम 81। तो a की वैल्यू आ जाएगी 69। ए की वैल्यू आ गई। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है कि दूसरे सेट के 6 क्रमागत संग संख्याओं का योग। भाई दूसरा सेट है ना, अगर हमारे पास में ए की वैल्यू आ चुकी है तो मतलब की बात ये है कि ये हमारे सारे सेट आ गए। क्या आ गए, ए की वैल्यू 69 थी, तो भाई ये आ गई हमारे पास में पहला सेट 69। अगला 70 आएगा, फिर 71 होगा, फिर 72 होगा, फिर हमारे पास में 73 रहा होगा। उससे पहले 68, 67, 66, 65। 9 जो सब्जेक्ट थे, 9 विषय जो दे रखे थे, जो भी दे रखा था, क्या ये संख्याएं नहीं थी वो, क्या ये संख्याएं नहीं थी। हमें ए की वैल्यू निकाल ली हमने, तो अब ये संख्याएं हमारे पास में रही होंगी। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है एक दूसरा सेट दे रखा है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसमें ये बोला है कि दूसरे सेट के 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा यदि दूसरे सेट की सबसे छोटी संख्या सेट ए के सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक हो। ये बात अच्छी है। अब देखो भाई, दूसरे सेट में क्या है, 6 संख्याएं हैं भाई, और वो भी सम संख्याएं हैं। तो दूसरे सेट में हमने 6 संख्या मान लेते हैं, अपने हिसाब से सम संख्या मानते हैं। तो क्या मानेंगे, एक मैंने ए मान ली, एक मैंने मान ली a+2, एक मैंने मान ली a+4, एक मैंने मान ली भाई a-2, और 2 और 4, एक मान ली मैंने a-4,
और एक प्लस में मान लेते हैं ना, a+6। मैंने ये 6 संख्याएं मान लिया अपने हिसाब से भाई। अब इसने आगे बोला है, इनका सम पूछा है ना, तो इनका सम कितना होगा भाई, इनका जो सम होगा वो जोड़ लेते हैं एक बार। तो जोड़ का सम आएगा भाई, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ए और प्लस में 6। तो सम बनेगा इसका, ये सम बन गया हमारे पास में ये। ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला है उसको बराबर कर लेते हैं। आगे ये बोला था कि यदि दूसरे सेट की सबसे छोटी संख्या, तो दूसरे सेट की सबसे छोटी संख्या कितनी है, a-4। तो ये तो है भाई a-4 सबसे छोटी संख्या है, कोई बात नहीं भाई। सबसे छोटी संख्या जो थी ना, वो इस सेट ए मतलब पहले सेट की सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक है। मतलब कि इससे इससे 15 अधिक है, मतलब 65 से 15 अधिक कितना होगा, तो 80 होगा ना भाई। तो यहाँ पर 65 से 15 अधिक का मतलब 80। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 84, 84। और ए की वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पर, ए की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो इनका जो है सम आ जाएगा 6a। तो यहाँ पर 84 × 6 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जो भी आंसर आएगा इनमें से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया होगा तो दोबारा करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन में बोला है, किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 24 है। 24 विद्यार्थी हैं हर एक सेक्शन में। हमें नहीं पता कितने सेक्शन हमारे पास में मौजूद हैं, लेकिन एक बात बोला है कि विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नए सेक्शन शुरू करे गए, 3 नए सेक्शन आ गए। अब सेक्शन की कुल संख्या 16 हो गई। तो मतलब 3 सेक्शन नए शुरू करने के बाद में जो न्यू सेक्शन बने हैं वो कितने बन गए, वो हमारे पास में 16 हो गए। तो पहले कितने सेक्शन होंगे, अरे 3 नए बने तब हमारे पास में 16 हो गए। तो पहले कितने रहे होंगे, तो पहले रहे होंगे 13 सेक्शन, पहले 13 सेक्शन रहे होंगे और अब हो चुके हैं हमारे पास में 16 सेक्शन। अब आगे बोला है कि भाई अब जो है ना, प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी हैं। तो 16 सेक्शन बने हैं और एक सेक्शन में 21 विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, तो एक सेक्शन में 21 विद्यार्थी हैं, तो 21 से गुणा कर लो भाई। अब हमें पूछा क्या है, तो कितने नए विद्यार्थी आए। तो पहले जो सेक्शन थे ना उनमें थे 24 विद्यार्थी, इनमें थे 24 विद्यार्थी। तो अब क्या करोगे, पहले हमारे पास इतने स्टूडेंट होंगे, इनका गुणा 13 गुणा में 24 कितने भी आएंगे, इतने स्टूडेंट हमारे पास में रहे होंगे। और अब इतने हैं तो नए कितने आए, तो ये ज़्यादा होंगे, ये होंगे हमारे पास में ज़्यादा, ये हमारे पास में ज़्यादा आएंगे, गुणा कर लेना, ये हमारे पास में कम आएंगे। तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो हमारे पास में वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि नए आए हैं। ठीक है भाई। तो ये आसान क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन और देख लो भाई, प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक, अभी अभी मैंने जो बताया था ना आपको, जो घोड़े वाला और गाय वाला और जो कबूतर वाला जो क्वेश्चन था ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो कैसे करेंगे कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। और एक परीक्षा के में सभी 80 प्रश्नों को हल किया, मतलब 80 प्रश्न थे, उसने सभी को हल किया और 120 अंक प्राप्त किए। तो बताओ उसने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। तो कोई बात नहीं भाई, इसको करते हैं। तो ये तो आ चुके हमारे पास में भाई सही क्वेश्चन किए होंगे और ये किए होंगे मान लीजिए गलत। अब एक बात बताओ, मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन वो सही करता तो उसको कितने नंबर मिलते भाई, 80 क्वेश्चन थे, सारे के सारे सही करता तो उसको मिलते 320 नंबर प्लस में, 320 नंबर मिलते प्लस में। लेकिन उसने क्या किया, मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन का -1 था, तो यहाँ पर आता है -80, तो ये आते। लेकिन उसने प्राप्त किए हैं 120 अंक, तो यहाँ पर आ गए हैं भाई हमारे 120 अंक। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर हमने लगा दिया एलिगेशन। तो हमने क्या बताया था, ये 320 से 120 छोटा है, तो यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो 200 आएगा, यहाँ पर तो होगा डिफरेंस। ठीक है भाई, 320 में से 120। अब यहाँ पर 120 यहाँ पर है, ये माइनस है। तो देखो एक बार तो क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी है ये,
सुनना मेरी बात, ये तो बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी हमने माइनस कर दी। लेकिन बाद में क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या है, ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तो 120 में से अगर माइनस का 80 घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, मतलब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 200, तो ये आ जाएगा 200। अब ले लो इनका एलसीएम ना, सॉरी रेशो, तो रेशो लोगे ना आप, तो ये भी 1 ये भी 1, मतलब की बात ये है जितने क्वेश्चन सही किए हैं ना उतने ही उसने गलत करे हैं, तो 40 क्वेश्चन सही करे होंगे और 40 उसने गलत करे होंगे। ठीक है भाई, ये आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आई थिंक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 8 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना, आराम से कर लोगे। वैसे इसका मैं तरीका बता देता हूँ। एक संख्या मान लीजिए x, मान ली हमने x को, उस बंदे ने एक लड़के को बोला कि इस संख्या को गुणा करो, तो उसने 22 से गुणा करने के लिए बोला गया, तो 22 से गुणा करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 22x आना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, 22 के स्थान पर 44 से गुणा कर दिया, तो संख्या तो x ही थी लेकिन उसने क्या किया, 44 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 44x। तो उसने क्या बोला कि जिससे उसका उत्तर जो है ना, सही उत्तर से 308 अधिक आया, मतलब आना चाहिए था 22x, आया 44x, तो मतलब कितना ज़्यादा आया, यहाँ पर हमारे पास में 22x ज़्यादा आया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 22x नहीं, 308 ज़्यादा आया है, तो 308, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 308 बटे में 22, तो यही तो पूछा था, तो उसकी संख्या पूछी थी, तो वो x की वैल्यू पूछी थी, निकाल लोगे। आगे देखिए भाई, 74 क्वेश्चन में ये बोला है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भाई, देखो मान लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे 54 लाइन है, मान लीजिए 4 लाइन है और एक लाइन में 3 बच्चे बैठते हैं, मान लीजिए एक बार एक लाइन में 3 बच्चे बैठते हैं, तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल हम इनको गुणा करेंगे भाई, 4 तो ये हैं लाइनें और एक लाइन में 3 बच्चे हैं, तो 4 3 12, चाहे आप वैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो हुए, तो मतलब गुणा करते हैं तब हमारे पास में टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 54 तो है पंक्तियाँ और एक पंक्ति में 30 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब 30 तो पंक्तियां हैं और एक पंक्ति के अंदर 54 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल बच्चे इतने होंगे। लेकिन इसने क्या बोला है, देखो स्टूडेंट तो उतने के उतने रहेंगे, अब बोला है कि हमें 45 छात्रों वाली पंक्ति बनानी है, तो कोई बात नहीं भाई, स्टूडेंट तो बराबर रहेंगे ना, तो स्टूडेंट हमारे पास में कितने, 54 गुणा में 30 हैं। अब हमें बनानी है एक लाइन में 45 बच्चे, तो पंक्तियां कितनी होंगी, तो ये हमारी बन जाएंगी पंक्तियां, तो इसको काट लेना भाई, जितना कटे ना, 15 दूनी 30, 15 3 45 और यहाँ पर 18 3 14 36 आ जाएंगी पंक्तियां, 36 आ जाएगा इसका राइट आंसर। सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं ना, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं आएगा, कर लोगे आराम से, कुछ नहीं, पैसे का खेल है इसमें। देखो भाई इसका आंसर आएगा, सॉरी भाई मैं करवा देता हूँ, इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसकी पीडीएफ में जो आंसर दे रखा है ना, वो यहाँ पर शायद गलत दे रखा है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें रुपए नहीं दे रखे कि राजीव के पास में कितने रुपए थे, ठीक है, इसको ट्राई करना, इसका आंसर जो आएगा वो ज्ञात नहीं कर सकते आएंगे, क्योंकि कई पेयर बन जाएंगे, कई पेयर बन जाएंगे जिससे इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ये कितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते भाई। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए भाई, एक लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो यहां पर मान लीजिए संख्या हमारे पास में x थी, तो 25 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 25x आएगा, किंतु उसने जो है संख्या में 25 के स्थान पर 52 से गुणा कर दिया, तो x की जगह 25 से गुणा करना था लेकिन 52 से कर दिया, तो हमारे पास में 52x आया। लेकिन अब जो उत्तर आना चाहिए था ना, उससे 324 अधिक आया, लेकिन हमारे पास में कितना अधिक आया, हमारे पास में आया 27 अधिक, तो 27x की वैल्यू, मतलब 27x की वैल्यू दे रखे 324,
324। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर लोगे तो आराम से। अगला देखिए भाई, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना। ये वाला अभी अभी करवाया था, ये भी कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी करवाया था, ये भी कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, दो संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या के दुगने और दूसरी संख्या के 3 गुने का 100 है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान है। मान लीजिए दो संख्याएं हमने मान ली x और y, पहली संख्या का दुगना और दूसरी संख्या का 3 गुना जो है ना, उसका योग जो है 100 है। और पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या का दुगना, उसका योग 120 है। तो हमें बड़ी संख्या बतानी थी, तो पहले इनमें से एक को बराबर कर लेना। मान लीजिए यहाँ पर 3 से डिवाइड गुणा कर लेना और इसमें कर लेना 2 से गुणा। ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगी, सोल्व कर लेना। अभी अभी करवाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई, आज हमारी नंबर सिस्टम है खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में बराबर बराबर मिठाई वितरित की जानी है, परंतु उस दिन 150 बच्चे के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अधिक प्राप्त हुई। ठीक है भाई, मतलब कि 450 बच्चे थे, 450 बच्चे थे। तो भाई देखिए, हमारे पास में 450 बच्चे हमें दे रखे थे, जिसमें से 150 बच्चे नहीं आए। 150 बच्चे जो हैं वो नहीं आए। 150 बच्चे नहीं आए तो कितने बच्चे आए, तो इसका मतलब हमारे पास में 300 बच्चे आए। और एक बच्चे को 3 अधिक मिठाई मिली, तो भाई एक बच्चे को 3 अधिक मिठाई मिला, तो यहाँ पर कितनी मिठाई मिली होंगी उनको। भाई देखो, 300 बच्चे को हैं तो 3 मिठाई सबको एक्स्ट्रा मिली। तो यहाँ पर देखिए भाई, 900 मिठाई जो है ना, वो मिली है भाई किनको, जो बच्चे जो हैं वो आए हैं उनको। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा मिठाई मिली है ना, तो 3 के हिसाब से 900 मिठाई जो है वो एक्स्ट्रा मिल गई 150 बच्चे ना आने की वजह से। तो भाई बात सुनिए, अगर ये 150 बच्चों की मिठाई है, तो देखो अगर ये 150 बच्चे आते तो ये मिठाई जो है ना 900, ये इन्हीं 150 बच्चों को मिलती। तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती, एक बच्चे को मिलती 6 मिठाई। लेकिन ये बच्चे तो आए ही नहीं, जिसकी वजह से क्या है, जो नए बच्चे नहीं आए ना, उनकी वजह से 6 मिठाई तो मिलनी चाहिए थी इनको पहले से ही, और 3 मिठाई और मिल गई। तो टोटल जो मिठाई मिली है 9। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। तो प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाई मिली है भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो समझ में आया नहीं आया, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आज खत्म हो चुका है ये चैप्टर। कोई डाउट आया है नंबर सिस्टम में तो आप मुझे बता दो। ठीक है, आज हमारा नंबर सिस्टम जो है ना वो खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम में कोई कंसेप्ट ऐसा बचा हुआ नहीं है जो आपको नहीं आया, और जो एक आधा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है ना, जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कुछ ऐसा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना, जिससे मैं अगली क्लास में आपको जो भी है डाउट आपके करवा दूँ। ठीक है, और अभी हमारी जो अपनी रीजनिंग की जो बुक है वो भी तैयार होने ही वाली है, बस शायद थोड़ी सी बची हुई है, उसमें काम चल रहा है। जैसे ही अपनी रीजनिंग की बुक आ जाएगी, वो आपको मतलब व्हाट्सएप के ऊपर भेज दी जाएगी, और फिर अपनी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है अभी तक का, और बाकी जल्दी ही आपको जीएस के नोट्स भी मिलेंगे, और मतलब सारा मटेरियल आपको जल्दी मिल जाएगा। और जितने भी अभी आप देख रहे हो ना, तो आपसे देखो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन इस टाइम पे क्या है, कॉलेज का टाइम जो होता है ना, तो इस टाइम पे काफ़ी बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाते, वो बाद में देखते हैं। तो जितने भी हैं ना, आप सभी को नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा। और अभी ग्रुप डी वाला जो सीईटी है ना, वो आपका अभी मार्च के आसपास होगा, तो अपनी तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि अभी सीईटी का एग्ज़ाम है, उसमें स्कोर आपका कितना बना है कितना नहीं बना वो आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी जो है ना ग्रुप डी वाला जो होगा उसी के आधार पर मेरिट लगेगी। स्कोर अच्छा करोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें जितनी भी करवाई जा रही हैं आपको, उनको एक बार दोबारा से देखा करो। ठीक है, सारी चीज़ें दोबारा से देखोगे तो आपकी समझ में भी चीज़ें आएंगी, और आप उन चीज़ों से आगे भी रहोगे। ठीक है, अपडेटेड भी रहोगे, और सब कुछ रहेगा, मतलब सही रहेगा। ठीक है,
तो अभी क्लास को बंद करते हैं, नंबर सिस्टम हमारा ख़त्म हो चुका है। और जिसने ये क्लास नहीं देखी है, कोई दोबारा से देखना चाहता है, तो यही क्लास जितनी भी हमने 5 क्लास ली हैं, पाँचों क्लासेस को मर्ज करके एक स्पेशल वीडियो आएगी। ठीक है, पाँचों क्लासों को मर्ज करके एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें पूरा मतलब नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि अपने इस संडे को चलाएंगे। तो उसमें आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब क्लास को बंद करते हैं। सभी को बाय, टेक केयर।